तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने हमेशा राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर ही सुना है, लेकिन आज हम आपके सामने रखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी के कुछ ऐसे अनछुए पहलू जिन्हें देश का हर इंसान जानना चाहेगा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने पीएम मोदी से कुछ ऐसे ही हल्के फुल्के सवाल पूछे जिनका पीएम ने भी दिल खोलकर जवाब दिया। आपकी छवि बहुत स्ट्रिक्ट है। आपका मतलब मैंने आपके जो साथ में जो काम करते हैं कई लोगों से ऐसे बातचीत करते वक्त वो बातें यार बड़ा काम करवाते हैं, तो वो जो एक बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एक स्ट्रिक्ट हेडमास्टर, ऐसा लगता है मतलब हाथ में छड़ी होगी उनके। तो अभी भी आपका ह्यूमर एक बात तो ये जो छवि बनाई गई वो सही नहीं है। अच्छा, वो अलग बात है, सही नहीं है। और कोई ये कहता है कि मैं काम करवाता हूँ, शायद वो सही रूप में एनालिसिस नहीं कर रहे हैं जी। वो ये कहे कि हाँ काम बहुत करना पड़ता है, उसमें सच्चाई है। ओके। लेकिन मैं किसी को दबाव नहीं करता हूँ। लेकिन वो जब खुद मुझको देखते हैं, पहले जैसे ऑफिस से आमतौर पे प्रधानमंत्री 6-7 बजे निकल जाते थे, दोपहर में भी 1-2 घंटे वो ऑफिस में नहीं रहते थे। मैं सुबह से जाता हूँ, देर रात तक बैठता हूँ, तो वो भी देखते हैं कि भाई ये खुद मेहनत करते हैं। तो फिर उनको लगता है कि ये कोई हमसे मजदूरी नहीं करवाते, वो खुद बैठते हैं। तो कोई काम है तो मैं रात को 11 बजे फ़ोन करूँगा, अरे भाई उसका क्या हुआ, तो उनको लगता है कि ये अभी भी काम कर रहा है। तो एक प्रकार से एक टीम का स्पिरिट बन जाता है, एक वर्क कल्चर आप डेवलप करते हैं। मेरे आसपास वो एक वर्क कल्चर डेवलप होता है और वो मैं खुद काम करता रहता हूँ, उसके कारण होता है। स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन थोपने से नहीं आती है, क्योंकि मैंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही अपनी ज़िंदगी खपाई है। आप लोगों को अच्छा झूठ बोल कर इम्प्रेस भी नहीं कर सकते हो लंबे अरसे तक। वो सब देखते हैं आपको कि या बात ऐसी करते हो, करते ऐसे हो। तो आप जैसे हैं वैसे रहो और उनसे काम करिए। हाँ, मैं काम के समय काम में रहता हूँ, इसलिए इधर उधर की बातें समय ख़राब नहीं करता हूँ मैं। दूसरा, मान लीजिए मैं मीटिंग कर रहा हूँ और कोई मोबाइल फ़ोन अपना समय बिगाड़ रहा है, तो मैं फिर उनकी तरफ जा, अच्छा बताइए अभी मैं जो विचार कह रहा था क्या हुआ, तो उनका ध्यान नहीं था। तो उनको लगता था मोबाइल फ़ोन में मैं ट्विटर देख रहा था। तो तब से मेरी मीटिंग में लोग समझ गए कि मोबाइल फ़ोन नहीं जाना चाहिए। मैं किसी से भी मिलता हूँ, कोई भी व्यक्ति आएगा, मेरा कभी बीच में फ़ोन नहीं आता है। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को, मैं ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा आता है? और मतलब क्योंकि देखिए सबको गुस्सा आता है, आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता है। अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो? वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो? मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो बहुत लोग को सरप्राइज होता है। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं बताता हूँ। अच्छा। सरप्राइज होता है। इसलिए ये कहना कि राजी नाराजी गुस्सा ये मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं। अच्छा। जिंदगी उसके बिना हो नहीं, हर प्रकार की चीज़ें हर के अंदर होती हैं। लेकिन जो मेरा 18-22 साल की ज़िंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहाँ जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से सीखता था कि आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है। अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज़ है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। तो फिर ये चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रुकती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया है। मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं?
ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पके हुए आम थे वो खाना हमें ज़रा ज़्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ, और फिर पूरा का पूरा। अच्छा, तब तो ये हाइजीनिक की है कि कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन इन दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल? फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या ना खाऊं। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में उनको कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि कितना आम खाएं, आम रस की वो बात कर रहे थे, तो उम्र के हिसाब से वो उन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। इधर अक्षय कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू पर रणदीप सुरजेवाला ने चुटकी ले ली है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी खोई हुई लोकप्रियता को वापस लाने के लिए अब बॉलीवुड एक्टर्स का सहारा ले रहे हैं। अब वो एक फिल्म स्टार के माध्यम से अपनी खोई हुई लोकप्रियता को दोबारा प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। ये एक नई पीआर टेक्निक है, एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिसे देश ने नकार दिया है और 23 मई को जो झोला उठाकर जाने की तैयारी में है। तो विपक्ष का या कांग्रेस का आरोप है कि ये पीआर टेक्निक है। अब ये जो भी है, लेकिन मोदी की ये बात अक्षय के साथ आप पूरी देख सकते हैं आज 7:57 पर CNBC आवाज में। इधर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मेगा रोड शो करेंगे और अगले ही दिन अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। रोड शो से पहले की तैयारियों को देखने के लिए मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय। कल प्रधानमंत्री का रोड शो इसी लंका चौराहे से शुरू होगा और इस मदन मोहन मालवीय के प्रतिमा को जो आप देख रहे हैं उनके ऊपर माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद रोड शो की शुरुआत करेंगे। जिस तरह की तैयारी है उसके मुताबिक पूरे इस रोड शो को भव्य आयोजन के तौर पर पेश करने की तैयारी है और इसके तहत कल दोपहर पहले एयरपोर्ट पे आएंगे और फिर एयरपोर्ट के बाद वो सीधा हेलीकॉप्टर से BHU पहुँचेंगे। BHU पहुँचने के बाद फिर वहाँ से जीप में सवार होकर के यहाँ से रोड शो निकालेंगे। करीब 7 किलोमीटर लंबा रोड शो है। इस पूरे रोड शो के दौरान 101 जगह उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। इसमें 10 राज्यों की सांस्कृतिक झलकियां भी यहाँ रखी जाएंगी और इतना ही नहीं, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे और साथ ही साथ कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा VIP होंगे। तो मुझे लगता है कि इस पूरे रोड शो को एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाएगा, न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए बल्कि भाजपा के लिए, और खासतौर से ऐसे समय में जब अटकल इस बात की चलाई जा रही है कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में भाजपा अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है बताने में कि यहाँ का हर बच्चा हमारे साथ है। इस रोड शो के बाद अगले दिन उनके नामांकन का कार्यक्रम है, अगले दिन नामांकन करेंगे। लेकिन इस बीच रात में कंटोनमेंट एरिया में एक होटल में रहेंगे, वहाँ पे 3000 बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ रात का खाना भी खाएंगे। तो यह है कल के मोदी के प्लान, बड़ा मेगा रोड शो और उसके बाद अगले दिन नामांकन। लेकिन अब तक 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और चुनावों में EVM में खराबी आने की काफी शिकायतें आ चुकी हैं। इसे लेकर विपक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। 21 पार्टियों को अंदेशा है कि EVM में गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए राजनीतिक दल पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने EVM पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब EVM से VVPAT का मिलान ही नहीं होना है तो उनको लगाने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया गया। आपको EVM पर संदेह था कहीं ना कहीं, तभी तो VVPAT आई। तो VVPAT आ गई पर उनकी गिनती कभी नहीं होगी। तो VVPAT का 18,000 करोड़ रुपया क्यों खर्चा गया, क्यों VVPAT लगाई गई? बात बड़ी सीधी है। इसलिए भिन्न भिन्न राजनीतिक दल
वापस सुप्रीम कोर्ट के पास गए और कहा कि 5% वीवीपैट काउंट करना या 1% वीवीपैट काउंट करना उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, प्रासंगिक नहीं, और इसीलिए ये आवश्यक है कि वीवीपैट गिनी जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि विपक्षी नेता जानते हैं कि चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ईवीएम को अभी से बहाना बना रहे हैं। एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले आपने देखा होगा ऐसे कुछ चतुर बच्चे होते हैं, वो माँ बाप को पहले दिन समझा देते हैं, इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि भाई तुम लिख कर क्या आए नहीं बताते, और रिजल्ट आता है तो माँ बाप भी मान लेते हैं, हाँ हाँ बच्चा सही कहता था, पेन ठीक नहीं थी। इन्होंने भी अभी से माहौल बना दिया है, ईवीएम में गड़बड़ है। लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर जोर लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरे चरण में बीजेपी ने सोशल मीडिया का बजट करीब 70% तक बढ़ा दिया है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले में काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। 3 चरणों की वोटिंग होने के बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सभी पार्टियां पानी की तरह पैसा बहा रही हैं। बीजेपी ने अपने फेसबुक पेज पर विज्ञापन देने के लिए बजट में 70% की बढ़ोतरी कर दी है। फेसबुक के आंकड़ों के मुताबिक तीसरे चरण के चुनाव होने तक करीब 6 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जबरदस्त खर्चा हो रहा है और बीजेपी का सबसे ज़्यादा खर्चा करना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कितने लोगों तक रीच हुआ उसकी वजह से एक रिवर्स कैलकुलेशन करके हम आइडिया लगा लेते हैं कि कितना खर्चा किया गया होगा। इन 3 चरणों में राजनीतिक दलों ने कुल 17 करोड़ 16 लाख रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं, जबकि दूसरे चरण तक बीजेपी ने कुल 87 लाख 47 हजार रुपए खर्च करके 1129 विज्ञापन दिए थे। वहीं तीसरा चरण आते आते ये खर्च बढ़कर 1 करोड़ 32 लाख रुपए हो गया है। उधर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के फेसबुक बजट में महज 25% का इजाफा हुआ है। पिछले हफ्ते तक करीब 44 लाख खर्च करके कांग्रेस ने कुल 1205 विज्ञापन दिए हैं, जबकि तीसरे चरण तक खर्च करीब 25% बढ़कर 55 लाख रुपए तक पहुंच गया है। जानकारों का कहना है कि ट्विटर और इंस्टाग्राम के मुकाबले नजरिया बनाने में फेसबुक ज्यादा कारगर है, इसलिए पार्टियां भी फेसबुक को ही ज्यादा तवज्जो दे रही हैं। ट्विटर पर नॉर्मली ये एक कैटेगरी है, इंटेलेक्ट कैटेगरी है, वहीं तक सीमित रह जाता है जो कैंपेन है, जो लाख 10 लाख 20 लाख लोगों तक सिमट कर रह जाता है। पर जो फेसबुक वाला कैंपेन है ये करोड़ों लोगों तक भी जाता है। जाहिर है इस बार सोशल मीडिया लोगों का मूड बदलने में बखूबी किरदार निभा रहा है, जिसका फायदा उठाने में राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। 3 चरणों के चुनाव खत्म होने तक देश के आधे से ज्यादा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता ईवीएम का बटन दबा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ साफ कहना बहुत मुश्किल है कि माहौल किसके पक्ष में है। यही वजह है कि बाकी 4 चरणों के लिए राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया के जरिए ऐसा माहौल बना देना चाहती हैं जिससे मतदाता को लगे कि हवा उन्हीं के पक्ष में बह रही है। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। और अब हमारी खास पेशकश CNBC आवाज की चुनाव यात्रा। दो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 11.5 करोड़ 11.5 करोड़ 11.5 करोड़ सीनियर सिटीजन रहते हैं। ये लोग सरकार के 5 साल के कार्यकाल से कितना खुश हैं और आने वाली सरकार से क्या मांगे रखते हैं, बता रही हैं हमारी संवाददाता सिल्की सिंह। सरकार के 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मुझे कहने को दुख होता है कि 5 साल पहले जो गवर्नमेंट में 60 का 65 कर दिया था, नए आने के बाद उसने प्रॉमिस किया था कि हम 65 का फिर से 60 करेंगे और आपको सब सुविधा देंगे। प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी तक उसका प्रॉमिस पूरा फुलफिल हुआ नहीं। हमको कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहे हैं, कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जो सीनियर सिटीजन की परिभाषा है वो 65 साल और उससे ऊपर है, जबकि देश भर में 60 साल और उससे ऊपर की उम्र वालों को सीनियर सिटीजन्स कहा जाता है। यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स मौजूद हैं वो चाहते हैं कि स्टेट में भी 60 साल और उससे ऊपर के ही सीनियर सिटीजन्स को परिभाषा में शामिल किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वजह से
किस तरह की सुविधाओं से आप वंचित रह रहे हैं? बम्बई के बारे में बात करेंगे तो BST की जो बसेस है उसमें मुंबई महापालिका ने 50% कंसेशन देने का वादा किया था, लेकिन आज तक उन्होंने वो फुलफिल किया नहीं है। साथ साथ उन्होंने रिक्रिएशन क्लब, हर एक वार्ड में रिक्रिएशन क्लब देने की सुविधा की थी, लेकिन वो भी सुविधा अभी तक मिली नहीं। क्या कुछ डिमांड आप रखते हैं एक सीनियर सिटीजन होने के नाते? एक सबसे बड़ी डिमांड ये है कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जैसे आप सभी को ज्ञात है कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत जो सीनियर सिटीजन BPL कैटेगरी के नीचे है उन्हें हर महीना 600 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। उसमें से 400 रुपये ये सरकार की केंद्र सरकार से आते हैं और 200 रुपये राज्य सरकार से मिलते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि 600 रुपये की पेंशन भी इन सीनियर सिटीजन को मिलती नहीं है, कई बार दिक्कत होती है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी बराबर होता नहीं है। लेकिन आज के महंगाई के दौर में 600 रुपये में क्या होता है, इसलिए हमारी ये सबकी मांग ये है कि कम से कम 3000 रुपये भी सरकार ने ये पेंशन बुजुर्गों को देनी चाहिए जो BPL कैटेगरी के नीचे है। हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू होता है, खासतौर से सीनियर सिटीजन्स के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप खुश हैं जिस तरह से सरकार हेल्थ को लेकर सीनियर सिटीजन्स के काम करती आई है, या आप चाहते हैं कि कुछ और किया जाना चाहिए? तो हमारी डिमांड ये है मैडम कि खास करके हेल्थ इशू जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो सरकारी अस्पताल है उनके लिए अलग से लाइन नहीं होती, जनरल लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो उनके लिए अलग से लाइन होना चाहिए, अलग से वार्ड होना चाहिए, बेड में रिजर्वेशन होना चाहिए, और उनके लिए सभी तमाम चेकअप की जो भी सुविधा है वो फ्री में होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर पूछा जाए आपसे तो क्या आप ये जो 5 साल का कार्यकाल है गवर्नमेंट का उससे खुश हैं या ना खुश हैं? मैं पूरी तरह से खुश नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो अभी तक हाथ में मिली नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं की है। तो अगली सरकार सिर्फ बातें होती है, सरकार सिर्फ बातें करती है लेकिन कुछ देते नहीं है। तो बुजुर्गों की बड़ी उम्मीदें हैं, कुछ शिकायतें भी हैं कि सरकार क्या करती है, और नई सरकार से कई उम्मीद भी रखते हैं। इधर रायबरेली पर आज भी बड़ी संख्या में लोग गांधी परिवार के नाम पर वोट देने को तैयार दिखते हैं, लेकिन अब फिजाएं बदलती हुई दिख रही हैं। गांव में लोग मोदी का नाम ले रहे हैं और योजनाओं का हवाला दे रहे हैं। तो चलिए चुनाव यात्रा में आज रायबरेली के गाँव में चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के साथ। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में जीत किसकी होगी, इसमें गांव के लोगों की भूमिका काफ़ी अहम होती है, क्योंकि कुल मतदाताओं में करीब 79% मतदाता रायबरेली के गांवों से आते हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं गांव के मिजाज का हाल जाना जाए। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं। सबसे पहले गांव के प्रधान, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस रायबरेली के बारे में जहाँ तक मैंने सुना है और समझा है वो ये है कि लोग गांधी परिवार से बड़े करीब से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रिश्ता बना हुआ है। लेकिन इस बार भाजपा ने कांग्रेस के ही नेता को अपने उम्मीदवार बना लिया है। क्या भावनात्मक रिश्ता टूट पाएगा इस सियासी दांव के बाद? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ आपको कंफर्म करना चाहूँगा, किसी भी प्रकार से रायबरेली गांधी परिवार की नहीं है। रायबरेली को गांधी परिवार के नाम से एक तरह से ठगा गया है। रायबरेली जो है महर्षि जगदम्बिनी की, गोकर्ण ऋषि की, पंडित अमोल शर्मा की, राणामणि माधव जी की धरती है। गांधी परिवार ने तो यहाँ के महापुरुषों को दबाने का, कुचलने का काम किया है। मोदी सरकार के कार्यकाल का कुछ असर दिख रहा है आपको? अगर बनारस के पिछले 5 साल पहले का बनारस आप देख लीजिए और 5 साल के बाद का बनारस देख लीजिए, 10 साल पहले सोनिया की रायबरेली का देख लीजिए, 10 साल बाद की सोनिया की रायबरेली देख लीजिए। उस 10 साल में रायबरेली पहले से 10 साल पहले से बदतर हाल हो गया है। आज बनारस 5 साल पहले का बनारस, 5 साल के बाद के बनारस में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले यहाँ कोई कांग्रेसी नेता कोई यहाँ आता ही नहीं था। अच्छा, कोई कांग्रेसी नेता आता ही नहीं था? जी हाँ। अब तो जब से दिनेश यहाँ भाजपा में आए हैं तब से हमारे गांव का बहुत विकास हुआ। जब आप रायबरेली से बाहर जाते होंगे तो उस वक्त लोग कहते थे कि हम सोनिया गांधी के क्षेत्र से आए हैं, इंदिरा गांधी के क्षेत्र से आए हैं, तो उसका जो फ़ायदा मिलता था, क्या वो फ़ायदा आप लोग तक पहुंचता था कुछ? जी नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। किसान है यहाँ के? जी हाँ, किसान है। आपको किस तरह का फ़ायदा मिला मोदी सरकार से? 2000 रुपये जो मतलब खाते में भेज रहे हैं, और कई अनेक योजनाएं चलाए हुए हैं, गैस की योजनाएं चलाए हुए हैं। आपको लगता है कि 72,000 वाला ज़्यादा अच्छा है कि 2000 वाला अच्छा है? 2000 वाला अच्छा, मतलब छोटी छोटी किस्तें मिल रही। 72,000 वाला वादा है, अभी मिला तो है नहीं, जो मिला उसी को जान रहे हैं हम लोग। तो मोदी अच्छे हैं। अच्छा,
और ये पिछले इससे पहले मोदी सरकार के आने से पहले कुछ फ़ायदा हो रहा था कि नहीं आप लोगों को? बहुत बड़े बड़े वादे रहे लेकिन वादा यहाँ कुछ पूरा ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो हमेशा लोग जिता करके भेजते हैं गांधी परिवार को, इस बार आप लोग क्या करेंगे? अब गांधी परिवार को लोग जिता रहे हैं ना, अब की देखा जाएगा क्या होगा। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, कमल कमंडल कृपाल की यह धरती अलबेली है, तूफानों से खेली है यह मेरी रायबरेली है। जब जनता ने ठान लिया था तब इंदिरा जी ने भी हार झेली है, तूफानों से खेली है यह रायबरेली है। अब लग रहा है कि पिछले 60 साल में 65 साल में जो हवाएं चल रही थी उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है, भावनात्मक रिश्ते पर विकास थोड़ा सा हावी होता हुआ दिख रहा है और यही वजह है कि इस बार का रायबरेली का लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। गांव के लोगों से बातचीत करते हुए हम आगे निकलना चाह ही रहे थे कि लोगों ने बताया कि पास के कस्बे में पहली बार चंद महीने पहले ही बिजली पहुंची है। जब हम गांव में पहुंचे तो वाकई लोगों के चेहरे पर बिजली आने की खुशी दिख रही थी। रायबरेली जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूरी पर बसा यह गांव हिम्मत सिंहपुरवा अब तक बिजली की सुविधाओं से काफ़ी दूर था। चंद महीने पहले यहाँ पे बिजली की सुविधा पहुँची है और अब लोगों को रात में भी अपने घर उजाले करने की सुविधा मिल रही है। अरे अंधेरा को पूरा दिया के सहारे रहा जाता रहा, कौन यहाँ दिक्कत रही। तो अब बिजली आ गई तो क्या फायदा होता? सुविधा है, पंखा लगा लियो और लाइट है, हर का पानी पिया दियो, मोटर बांध दियो। शौचालय की व्यवस्था भी मतलब मिली है और गैस सिलेंडर वगैरह मिले हैं, कॉलोनी वगैरह सरकार ने दिया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि ये गांव रायबरेली शहर की सीमा खत्म होने के साथ ही लगा है। लक्ष्मण रॉय, रायबरेली।